जी क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 16.2 हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसकी पहले समझते हैं और फिर उस स्टेटमेंट को आगे हम सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट ये है, वो कह रहा है प्रूव दैट a parallelogram is divided by its diagonals into 4 triangles of equal area। यानी आपके पास एक पैरेललोग्राम होगी और उस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो डायगोनल्स जब इंटरसेक्ट करेंगे तो 4 ट्रायंगल्स बनेगी, वो कह रहा है। और वो बनेगी भी, अभी हम आपके सामने बनाते हैं, चले साथ साथ ही बना लेते हैं। जैसे ये आपके पास हो एक पैरेललोग्राम बी सी डी, और इसके डायगोनल्स जो होंगे वो ए को अगर आप सी से ज्वाइन कर दो तो आपके पास ए सी इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल बन गया। और इसी तरह अगर आप डी को बी से ज्वाइन कर देते हो तो आपके पास दूसरा डायगोनल बन जाएगा बी डी। ये 2 डायगोनल्स हैं, पहला डायगोनल है आपके पास ए सी, दूसरा डायगोनल हो गया डी से बी। अब वो ये कह रहा है कि डायगोनल्स जो हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ के ऊपर, और इसके बाद आपको नजर आ रही है 4 ट्रायंगल्स। पहली ट्रायंगल आपके पास ये वाली बन गई ए ओ डी, यानी ये वाला पार्ट, ये फर्स्ट ट्रायंगल बन गई। फिर दूसरी ट्रायंगल आपके पास ए से ओ और बी, यानी ये वाली ट्रायंगल बन गई, ये 2 ट्रायंगल्स बन गई। फिर इसी तरह तीसरी ट्रायंगल आपके पास बनी है बी से ओ सी तक, यानी ये पार्ट जो मैं अभी कर रहा हूँ ये वाला। और 4th ट्रायंगल जो आपको ये नजर आ रही है खाली खाली एरिया, ये 4 ट्रायंगल्स बन रही हैं आपके पास। अब वो ये कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि डायगोनल्स जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बाद आपको पैरेललोग्राम 4 ट्रायंगल्स के बीच में डिवाइड होती हुई नजर आ रही, जैसे अभी हमने देखा। तो इन चारों ट्रायंगल्स का जो एरिया हो वो आपने प्रूव करना है कि इक्वल है या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, आपके पास ए डी एंड बी डी आर डायगोनल्स, ये दोनों डायगोनल्स थे। और ये डायगोनल्स जो हैं, डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ, यहां से ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अ पैरेललोग्राम, जब डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं तो वो उन डायगोनल्स का मिड पॉइंट होता है, यानी ये ओ जो पॉइंट होगा ये ए सी का मिड पॉइंट होगा। अगर ए सी का मिड पॉइंट है, उससे हमें ये पता चला कि ए से ओ इक्वल होगा ओ सी के। दैट मीन्स ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी। सिमिलरली दूसरा डायगोनल आपके पास बी डी है और वो भी यहाँ पे ओ पे इंटरसेक्टिंग इनका पॉइंट है, तो ओ से डी तक जो लेंथ होगी वही इक्वल होगी ओ से बी तक। ओ डी is equals to OB, ये आपको according to the definition of diagonal, definition of a parallelogram ये पता चल गया। अब हमें क्या करना है, इनके अल्टीट्यूड्स लेके एरिया निकालना होगा। इसी तरह से मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से पॉइंट D से एक परपेंडिकुलर गुजार रहा हूँ अल्टीट्यूड बनाने के लिए एक ट्रायंगल का। पहली ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ ये वाली, ये O से ए ओ डी, ये ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं। तो उसके लिए मुझे एरिया निकालने के लिए मुझे एक अल्टीट्यूड गुजारना पड़ा, वो लिया डी से पॉइंट एन तक। तो मेरे पास डी एन एक परपेंडिकुलर गुजारा मैंने, वो अल्टीट्यूड हो गया ट्रायंगल ए ओ डी का, और बेस क्या हो गई ओ ए। सिमिलरली यहां से पॉइंट बी से दूसरी ट्रायंगल मैं कंसीडर अगर करूं ओ बी सी, ये ट्रायंगल, तो यहां से मैं एक परपेंडिकुलर गुजारता हूं बेस ओ सी के ऊपर, ताकि मेरे पास एक दूसरा अल्टीट्यूड भी आ जाए, दूसरी ट्रायंगल का एरिया निकल आएगा मेरे पास। और अगर ये मैं 2 ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लूं और इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज को मैं इक्वल प्रूव कर दूंगा, तो बिल्कुल इसी तरह से मैं इन 2 ट्रायंगल्स के एरियाज को भी इक्वल प्रूव करने में कामयाब हो जाऊंगा। तो पहले मैं क्या करता हूं, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज को देखता हूं कि क्या ये दोनों ट्रायंगल्स के एरिया इक्वल आ रहे हैं या नहीं। और एरियाज निकालने के लिए आपको पता है कि हमें अल्टीट्यूड का पता होना चाहिए और बेस भी मिलनी चाहिए। अल्टीट्यूड कैसे गुजारते हैं, बेस के ऊपर 90 डिग्री के एंगल पे या एक परपेंडिकुलर लेंथ आप गुजार दीजिए तो आपके पास अल्टीट्यूड आ जाएगा।
अब इसके बाद हमने क्या की है, कंस्ट्रक्शन की है, और कंस्ट्रक्शन जो हमने की है वो हमने एक्चुअली मुझे रिक्वायर्ड क्या था पहले मैं वो लिख लूँ। इसके अंदर हमें रिक्वायर्ड ये है कि एरियाज ऑफ ट्रायंगल कौन कौन सी बन रही थी भैया, एक AOD, ट्रायंगल AOD ये इक्वल था एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC और फिर ये इक्वल था ट्रायंगल ऑफ OB और इसका एरिया आपने इक्वल प्रूव करना। ये फोर्थ ट्रायंगल जो रह गई है ODC। ये क्वेश्चन देखने में जितना लेंथी लग रहा है एक्चुअली इतना लेंथी है नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने जहां पे एक पैरेललोग्राम ली और उसके जहां पे डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बाद पैरेललोग्राम के अंदर आपको 4 ट्राइंगल्स नजर आ रही होंगी और उन चारों ट्राइंगल्स के एरियाज को आपने इक्वल प्रूव करना है। और वो अभी हम कर रहे हैं। कैसे, 2 ट्राइंगल्स कोई से भी कंसीडर कर लें और उनके लेंथ्स बेसिस के ऊपर परपेंडिकुलर गुजार के अल्टीट्यूड ले लीजिए। अल्टीट्यूड आ जाएंगे तो उनको बेसिस के साथ मल्टीप्लाई करके आप प्रूव कर सकते हो कि एरियाज इक्वल है या नहीं है। तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन क्या करी है, वो अल्टीट्यूड जो गुजारे थे वो कंस्ट्रक्शन के अंदर लिख लेंगे। तो टेक अ परपेंडिकुलर DN ऑन OA लेंथ के ऊपर या आप AC भी लिख सकते हो, डायगोनल AC के ऊपर भी। इसी तरह से एक और परपेंडिकुलर आपने लिया, दूसरा परपेंडिकुलर आपने ये लिया BM ऑन, वो भी AC के ऊपर ले लिया। तो वो अब हम प्रूव कैसे करेंगे, देखिए प्रूव करने के लिए इस ट्राइंगल का एरिया हमें पता है कि अल्टीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी बेस के साथ। इसी तरह से दूसरी साइड के ऊपर जो दूसरी ट्राइंगल बन रही है, हमने 2 ट्राइंगल्स कंसीडर करनी है। पहली ट्राइंगल OAD, इसका एरिया आ जाएगा, इसका अल्टीट्यूड DN है, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसकी बेस OA के साथ। और दूसरी ट्राइंगल मेरे पास OBC है जिसकी बेस मैंने ली है OC और उसका जो अल्टीट्यूड है वो मैंने लिया है B से लेके M तक। इनको मल्टीप्लाई करके दोनों के एरियाज, याद रखिएगा ये जो अल्टीट्यूड होंगे ये लेंथ में इक्वल होंगे, यानी BM इक्वल होगा DN से। और उसकी वजह क्या है कि ये सेम पैरेललोग्राम की सेम डायगोनल के ऊपर ये परपेंडिकुलर हैं, सेम पैरेललोग्राम के सेम डायगोनल के ऊपर ये परपेंडिकुलर्स हैं और दोनों ऑपोजिट वर्टिसेस से ये परपेंडिकुलर हैं। ऑपोजिट वर्टिसेस से अगर परपेंडिकुलर होंगे सेम डायगोनल के ऊपर एक पैरेललोग्राम के अंदर तो वो अल्टीट्यूड्स लेंथ में इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आल्सो दैट DN इज इक्वल्स टू BM। ये उसके बाद अभी प्रूव करते हैं हम इसका, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है इसका। उसके लिए यहाँ पे आप स्टेटमेंट देते जाइए और यहाँ पे आप रीज़न लिखते जाइए। तो पहली स्टेटमेंट आप ये देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो पहली ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ वो है AOD। तो यहाँ पे लिखेंगे AOD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ अल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बेस। वही आप ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला यूज कीजिए। तो ये आ जाएगा 1/2, हमारे पास अल्टीट्यूड है वो है D से लेके N तक, DN मल्टीप्लाई बाय बेस मेरे पास है O से लेके A तक, OA। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ और यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग एरिया मेथड या यूजिंग एरिया फॉर्मूला। और दूसरी ट्राइंगल लीजिए। नाउ सिमिलरली इन या फिर लिखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो दूसरी ट्राइंगल मैं कंसीडर कर रहा हूं वो ये है BOC। तो BOC का आप ले लीजिए एरिया, वो भी इक्वल होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड एंड मल्टीप्लाई बाय बेस। जबकि यहाँ पे जो आपके पास बेस है वो O से लेके C तक है और अल्टीट्यूड B से लेके M तक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हाफ ऑफ BM मल्टीप्लाई बाय OC। लेकिन हमें पता है कि OC जो है
वो इक्वल किस चीज के है, हम ऊपर बता चुके हैं, OC इज इक्वल्स टू OA, तो हम OC की जगह पे OA लिख सकते हैं। और ये भी बता चुके हैं DN किस चीज के इक्वल है, BM, तो फिर आप इस BM की जगह पे आप लिख सकते हो DN। ये वैल्यूज अगर आप पुट करते हो तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2। याद रखिए मैं BM की जगह पे कौन सी वैल्यू रख रहा हूं, ये DN, तो आप लिख दीजिए DN मल्टीप्लाई बाय OC की जगह पे अब मैं वैल्यू ये लिखने जा रहा हूं क्योंकि OA इज इक्वल्स टू OC, तो यहां पे आप लिख दीजिए OA और इसे इक्वेशन 2 का नाम दीजिए। तो आपको पता चला 1 और 2 को, बल्कि इसकी रीजन क्या देंगे, इसकी रीजन यही लिख दीजिए दैट OA इज इक्वल्स टू या कॉन्जुरेंट टू OC, और इसी तरह DN एंड BM आर द अल्टीट्यूड्स, आल्सो DM and BN are altitudes। और इसके बाद अगर आप कंपेयर करो 1 और 2 को तो आपको ये पता चल गया दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल हमने ली थी BOC, तो दोनों के एरियाज इक्वल आ गए। सिमिलरली आप यहाँ पे लिख लीजिए कि बाकी भी आप इसी तरह से प्रूव कर सकते हो, लेकिन उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, इसी मेथड से होंगे। तो सिंपली ये लिखिए सिमिलरली ये चारों एरियाज इक्वल आ जाएंगे। लिख लीजिए एरिया ऑफ AOD is equals to area of BOC equals to area of बाकी दो triangles AOB and COD। AOB equals to area of COD and that is proved। और यही आपको प्रूव करना था। आप देख रहे हैं ये स्टेटमेंट्स के अंदर हमने सिर्फ 4 स्टेटमेंट्स ही दी और इन 4 स्टेटमेंट्स के साथ ही आपने ये क्वेश्चन प्रूव कर दिया। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको याद ये रखना होगा कि जो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है वो ये है कि डायगोनल्स एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट A के ऊपर, वो उन डायगोनल्स का मिड पॉइंट होता है। और दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ये DN जो आप ले रहे हो अल्टीट्यूड AOC के ऊपर, वो इक्वल होगा BM जो आप अल्टीट्यूड दूसरा ले रहे हो AC के ऊपर। तो आसानी से ये आपका एरिया फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल का यूज करते हुए आप प्रूव करने में इजी है। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है आपके 16th चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज का, वो है डिवाइड अ ट्रायंगल इनटू 6 इक्वल ट्रायंगुलर पार्ट्स। आपको सामने एक फिगर भी दी हुई है, लेकिन आप उसको किस तरह से डिवाइड करोगे वो हम अभी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं, और साथ साथ आप वही स्टेप्स जो है वो लिखते जाइएगा। हम पहले कोई भी एक ट्रायंगल लेंगे, ABC नाम दे सकते हैं या कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये ली, ये मेरे पास एक ट्रायंगल बन गई ABC। आई गेस ये थोड़ा मार्कर लाइट हो चुका है तो मैं चेंज कर लेता हूँ। हाँ, इसको दोबारा से बना लेते हैं ताकि विजिबल हो जाए आपके लिए। ये मैंने एक ट्रायंगल लिया कुछ इस तरह से ABC। आप भी एक बड़ा ट्रायंगल लीजिएगा क्योंकि आपने इस ट्रायंगल को 6 इक्वल ट्रायंगुलर पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। अब डिवाइड कैसे करना है, सबसे पहला स्टेप, आपने एक ट्रायंगल लिया, आप यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट स्टेप के अंदर टेक अ ट्रायंगल ABC। दूसरे स्टेप के अंदर आप क्या कीजिए कि वर्टेक्स A से ना एक एक्यूट एंगल बनाते हुए कोई भी आर्क ले लीजिए, उसको ले लीजिए A से T तक। वो भी स्टेप के साथ साथ आप लिख लीजिए। लाइक पहला स्टेप टेक अ ट्रायंगल ABC, ये फर्स्ट। सेकंड के ऊपर आपने क्या किया, एक्चुअली ये आपका सॉल्यूशन भी है, कंस्ट्रक्शन भी है। फिर आपने क्या किया, टेक अ लेंथ, एनी लेंथ, एक्चुअली ए लेंथ नहीं कहना चाहिए, एनी लेंथ, मतलब आप जितनी मर्जी लेंथ ले सकते हैं, कोई भी लेंथ, ये बताया नहीं होगा लेकिन आपने कोई भी लेंथ लेनी है। एनी लेंथ फ्रॉम वर्टेक्स A to T, फ्रॉम वर्टेक्स A as AT। ये आपने दूसरा काम किया। बाय मेकिंग एन एक्यूट एंगल, बाय मेकिंग
और एक्यूट एंगल आप लोगों को पता है कि ऐसा एंगल होता है जो 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज्यादा हो। तो आप ये एंगल अगर कंपेयर करेंगे ना, ये वाला एंगल, तो आपको नजर आ रहा है 0 डिग्री से तो ज्यादा है लेकिन 90 डिग्री से कम है। तो आपने एक आर्क लिया, एक लेंथ लिया AT, या एक लाइन ली ए रे ली, या लाइन ली जो रे लिया एक्चुअली AT जो एंगल वर्टेक्स A से स्टार्ट हो रहा था और एक्यूट एंगल बना के जा रहा है। अब आप क्या कीजिए कि AT को आप 6 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दीजिए। कोई भी आर्क आप वो कॉम्पस को या स्केल से, रूलर से, जिस तरह से भी आप लेंथ लीजिए और इसको 6 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते जाइए बाय टेकिंग आर्क्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो पहली लेंथ सपोज आपके पास ये है, बिल्कुल इतनी लेंथ, इसको आप पॉइंट का नाम दे दीजिए T, और फिर इतने ही पार्ट के एक और लेंथ ले लीजिए। यहाँ से जितना डिस्टेंस लिया A से T तक, उतना ही डिस्टेंस T से G तक ले लीजिए, और फिर इतना ही डिस्टेंस आगे लीजिए H तक, और फिर आगे डिस्टेंस 6 पार्ट्स के अंदर एक्चुअली आपने डिवाइड करना है इसको। AT, फिर 1 2 3 हो गए, और फिर इसी तरह I एक पार्ट ले लीजिए, और फिर इसी तरह आप एक उतना ही पार्ट J का ले लीजिए, और फिर आप एक K पॉइंट ले लीजिए। तो आपने क्या किया, ये जो आर्क ली थी, पॉइंट आर्क आपने जो ली हुई थी वर्टेक्स A से स्टार्ट होके एक्यूट एंगल बनाते हुए T तक, उसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। 6 में क्यों किया? क्योंकि उसने कहा ये आपको कि 6 इक्वल पार्ट्स में आपने इस ट्रायंगल को डिवाइड करना है। 6 पार्ट लिया। अब यहाँ पे ये थर्ड स्टेप के अंदर भी आप इसी तरह लिख लेंगे, डिवाइड द लेंथ, डिवाइड AT into 6 इक्वल पार्ट्स, वो आपने डिवाइड किया। अब जो लास्ट है आपका पॉइंट K, ये फाइनल स्टेप में आएगा, उसको आप पॉइंट C के साथ स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। लास्ट पार्ट को पॉइंट C से ज्वाइन कर दे। फोर्थ पार्ट के अंदर ये लिखिए, ज्वाइनिंग K टू C, आपने K को C से ज्वाइन कर दिया। अब अगला पार्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इससे पिछला जो पॉइंट होगा J पॉइंट, इससे आप स्ट्रेट लाइन लीजिए AC के ऊपर, लेकिन पैरेलल होनी चाहिए KC के। पैरेलल लाइन लेंगे तो वो कुछ यहाँ पे बन जाएगी। बिल्कुल इसी तरह I से आप पैरेलल लीजिए पॉइंट AC के ऊपर एक लेंथ जो पैरेलल होनी चाहिए KC के, और सिमिलरली आप यहाँ पे पैरेलल लाइंस लेते जाइए। और पैरेलल लाइंस आप जब लेंगे तो इनको भी कोई नाम दे दीजिए। इनको आप, ये मैंने बड़ा T लिखा है तो आप स्मॉल t लिख लीजिए, और इसको स्मॉल g लिख लीजिए, और इसको स्मॉल h लिख लीजिए, स्मॉल I लिख लीजिए, और फिर स्मॉल j लिख लीजिए। स्मॉल j एक्चुअली यहाँ पे ऊपर पॉइंट आ जाएगा। ये अब यही स्टेप जो आपने फोर्थ पे लिखा है, फिफ्थ स्टेप के अंदर जो काम किया है वही आप यहाँ पे कर दीजिए। ज्वाइनिंग K टू C, उसके बाद टेक J, फिर I से लेके I तक, और फिर H से लेके H तक, और फिर G से लेके G स्मॉल G, और फिर T से लेके स्मॉल t तक। टेक J, I, H, G, G, and T parallel to the parallel lines to, पैरेलल किसके लिए थी हमने, याद है आपको, KC के। तो पैरेलल लाइंस आपने KC के ये सारी पैरेलल ले ली रिस्पेक्टिवली। तो ये हो गया आपका 95% वर्क डन। अब आप क्या कीजिए, C ऑलरेडी B से ज्वाइंड है, J को भी ज्वाइन कर दीजिए B से, I को भी, और इसी तरह इन सारे पॉइंट्स को आप पॉइंट B के साथ ज्वाइन कर दीजिए। ये ज्वाइन हो गया इससे, ये ज्वाइन होगा यहाँ पे, और फिर ये भी ज्वाइन हो जाएगा। सिमिलरली ये सारे ज्वाइन होते जाएंगे। फाइनली ये G भी आप B के साथ ज्वाइन कर दीजिए। अब आपको नजर आ रहा है कि आपके पास कितने ट्रायंगल बन गए। एक ट्रायंगल ये ली बन गई, यहाँ से BTB, ये फर्स्ट ट्रायंगल हो गई। इसी तरह ये सेकंड ट्रायंगल हो गई, ये थर्ड हो गई, और ये फोर्थ, देन फिफ्थ,
देन सिक्स्थ। तो आपने ये 6 ट्राइंगल्स बना ली, लेकिन स्टेप क्या था? आप छठे स्टेप के अंदर क्या लिखेंगे? ज्वाइनिंग JIHGT टू B, ज्वाइन T और G H I एंड J टू B। इस तरह से आपके पास जो ट्राइंगल बनेगी ABC जो बनाई थी उसको आपने 6 ट्राइंगुलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिनकी ये बेसिस बाय द वे A से T, T से G, और ये सारी बेसिस क्या है? इक्वल हैं। 7th स्टेप के अंदर लिखें hence triangle ABC is divided into 6 equal 6, एक्चुअली 6 मुझे यही लिखना चाहिए, 6 ट्राइंगुलर पार्ट्स विद इक्वल बेसिस। क्वेश्चन ये था कि आप एक ट्राइंगल को 6 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करें इस तरह से कि जो 6 ट्राइंगुलर पार्ट्स बनेंगे उनके एरियाज इक्वल होने चाहिए। हमने क्या किया है कि 6 ट्राइंगुलर पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, और वो जो ट्राइंगुलर पार्ट्स बने उनकी बेसिस क्या है? इक्वल है। अब बेसिस इक्वल है तो ये ट्राइंगल जो ABC है इनका अल्टीट्यूड एक ही होगा, तो वो इन सारे के सारे जितने भी ट्राइंगुलर पार्ट्स बने हैं 6 ट्राइंगुलर्स, उन सारों का कॉमन अल्टीट्यूड होगा। और अगर वो कॉमन अल्टीट्यूड है तो बेसिस सारों की इक्वल है, तो एरियाज भी सबके खुद ब खुद ही इक्वल आएंगे। यहां पे आप ये लिख लीजिए, फाइनली as altitude is same for all triangular parts, also they have equal bases, hence they have equal bases, hence their areas are also equal. That's it. उम्मीद है कि आपको ये वाले तीनों क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 16.2 के क्लियर हो गए होंगे और आपने इनसे मैक्सिमम बेनिफिट्स लिए होंगे। और मैं अगर ये भी कहूँ कि आप लोगों का वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, तो वो मुझे ज़रूर कहना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम आपके कमेंट्स को ऑब्लाइज ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इसके बाद आपका लास्ट चैप्टर है। इस वीडियो के बाद हम इंशाल्लाह वो शुरू करने वाले हैं। जैसे ही 17th चैप्टर आपका कंप्लीट होगा तो आपके जितने भी कमेंट्स हैं वो हम साथ साथ उनको ऑब्लाइज करते जाएंगे, जो जो क्वेश्चंस आपने कहा है। और हाँ, मैं आपको एक्सक्यूज़ भी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ रहा था आप लोगों के, पढ़ता रहता हूँ अक्सर, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह कमेंट्स किए हैं कि ये क्वेश्चंस करवा दीजिए वो, लेकिन मैं उनको टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, क्योंकि अभी हमारा फर्स्ट जो अटैम्प्ट था उसके अंदर हम चाहते थे कि आपका सिलेबस अच्छी तरह से कवर हो जाए एक बारी, और हमने जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं उनके लिए टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से आपके लिए वो सॉल्व किए। और आप लोगों का फीडबैक और आप लोगों को इतना इंटरेस्ट देख के अब हमें लग रहा है कि हम जब आपका 10th और फिर 2nd ईयर का मैथ स्टार्ट करेंगे और इसी तरह फिर BS का मैथ्स या फिर मास्टर्स के भी इवन मैथ्स की तरफ जाएंगे, तो इंशाल्लाह हम मैक्सिमम इसी तरह से आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व किया करेंगे और कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करते रहेंगे, अगर आप हमें इसी तरह से अप्रिशिएट करते रहेंगे। तो हाँ, बात यह है कि आपके कमेंट्स जितने भी हैं उनको इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी उन वीडियोस को भी लेके आएंगे आपके लिए, जिनके अंदर आपके सारे के सारे कमेंट्स को ऑब्लाइज किया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया आपका रिस्पांस देने का और आपका हमें अप्रिशिएट करने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।